सीमा, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। एक बहुत बड़ी ग्लोबल डेवलपमेंट हो रही है और वो ये है कि एक I2U2 जो है वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, समिट हो रही है, जिसमें अमेरिका के जो सदर हैं जो बाइडेन साहब और भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब, इसी तरह इसराइली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट साहब जो हैं और साथ में यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद साहब जो हैं वो 13th जो है वो एक वर्चुअल समिट करने जा रहे हैं। जब अमेरिका के सदर जो बाइडेन जो हैं वो 13 से 16 जुलाई में वेस्ट एशिया में होंगे और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब इस कॉन्फ्रेंस को I2U2 जो है वो क्यों कहा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही कि I2U2 क्या है। आई से मुराद ज़ाहिर बात है इंडिया है, आई से मुराद इसराइल है, यू से मुराद यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स है और यू से मुराद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो ये बेसिकली ये जो एक्रोनिम दिए जाते हैं, ज़ाहिर बात है ये जो पीछे लोग बैठे होते हैं, जिनका काम होता है कि इस तरह की चीज़ें डेवलप करना, जैसे फॉर इंस्टेंस पहले क्वाड हुआ, फिर उन्होंने कहा जी कि चलो इसको क्वाड 2 का नाम करार दे देते। अगर आपको याद हो कि लास्ट टाइम जब भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, जयशंकर साहब, उन्होंने एक इसराइल का दौरा किया था पिछले साल। उस दौरे में उन्होंने एक फॉरेन मिनिस्टर्स ने, इसराइली एंड इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो तल अवीव बैठे हुए थे, जबकि यूएई के फॉरेन मिनिस्टर और एंटनी ब्लिंकन जो हैं, यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो अमेरिका एंड अबू धाबी में बैठे हुए थे। तो वहाँ पे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की और जिसकी बेसिकली बुनियाद जो है वो रखी गई थी उस वक़्त सारी। अभी की कंडीशन जो है वो ये है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो वर्चुअल समिट हो रही है, इसके ज़ाहिर बात है बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। अगर आपको याद हो कि साबिक जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने एक अब्राहम अकॉर्ड कराया था और उस अब्राहम अकॉर्ड में उस वक़्त जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर आई थिंक और कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर और आई थिंक कुवैत और बहरीन, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, इनमें से किसी एक के फॉरेन मिनिस्टर एंड देन इसराइली प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त के बेंजामिन जो नेतन्याहू थे, वो उस वक़्त वाशिंगटन गए और उन्होंने व्हाइट हाउस में एक अब्राहम अकॉर्ड साइन किया और उस अब्राहम अकॉर्ड के डिविडेंड्स भी आने शुरू हो गए। मैं अभी रिसेंटली देख रहा था कुछ स्टैटिस्टिक्स के यूएई और इसराइल की ट्रेड कोई $200 मिलियन पे क्रॉस कर गई। इजिप्ट कोई समवेयर इसी तरह को $25-30 मिलियन पे था। बहरीन जो है वो जो है जॉर्डन 46 मिलियन डॉलर, मोरक्को की ट्रेड 2.7 मिलियन डॉलर जो है वो बढ़ी है। इसराइल बहरीन की ट्रेड $1 मिलियन के करीब है। ये जो मैं स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ, ये बेसिकली मैंने जो इसराइल की जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वहाँ से लिए हैं। खैर एनी हाउ, अच्छा अब इसमें अगर आप देखें कि ये जो डेवलपमेंट है इसके स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स क्या हैं, ये स्ट्रेटेजिक का जो है वो इसकी आप समझ लें कि फ़ायदे क्या हैं। इसमें पहली बात तो ये है कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी ये एडवांटेज है। अगर आपको याद हो कि यूएई इंडिया जो है उसने अपने आप को इस पोजीशन में ले आया है कि वो एक तरफ तो वो यूएई के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट उन्होंने किया रिसेंटली और उन्होंने कहा ये जो मर्चेंडाइज ट्रेड है इसको अगले 10 साल में 2030 तक वो $100 बिलियन पे लेके जा रहे हैं। सो ये अब आप देखें इसको बहुत सारे एंगल से समझा जा सकता है। क्योंकि इस वक़्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर तो कोई सेटअप नहीं है जो कि इस ग्लोबल डेवलपमेंट को समझ रहा हो। मुझे नहीं लगता कि कोई समझ रहा है इसको कि भारत ने किस तरह एक वो यूएई के भी करीब है, वो सऊदी अरब के भी करीब है, वो मुस्लिम वर्ल्ड के भी करीब है, और ये यूएई वो हमारा दोस्त मुल्क है जो कि इंडिया को ओआईसी में भी लेके आना चाह रहा है। अगर आपको याद हो कि उस वक़्त जो भारत की फॉरेन मिनिस्टर थी, जब बीजेपी पावर में आई तो पहली दफ़ा सुषमा स्वराज साहिबा, उनको जो है वो मेरा ख्याल आई थिंक उनको बुलाया जा रहा था या बुलाया गया था या कुछ इस तरह की चीज़ जो है वो हो रही थी उस वक़्त। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये क्योंकि इंडिया जो है उसने अपने बायलैटरल कनेक्शंस बहुत अच्छे डेवलप कर लिए हैं और यही बायलैटरल कनेक्शंस की वजह है कि इंडिया ने वो सारी की सारे इन अरब ममालिक को कन्विंस किया कि वो कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। खैर एनी हो, ये जिसे आप कह लें कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इस चीज़ को समझना है कि ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक तो ज़ाहिर बात है अमेरिका के सदर जो बाइडेन मिडल ईस्ट में आ रहे हैं और वो मिडल ईस्ट में जब वो आ रहे हैं तो वो सऊदी अरब भी जा रहे हैं और सऊदी अरब पता है आपको उनके ताल्लुकात कितने ज़्यादा जो है वो ख़राब थे, जिसमें उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था और उन्होंने सबूत भी दिए और आई थिंक अमेरिकी सीआईए
जिसे कहते हैं ना, उन्होंने ये कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो जमाल खशोगी का जो मर्डर हुआ था इस्तांबुल में, जो वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते थे, सऊदी थे, डिसिडेंट थे, लेकिन वो एक अपने टर्किश गर्लफ्रेंड के साथ आई थिंक उस वक्त थी, उनकी फियांसे थी, उससे शादी करने जा रहे थे, तो उनको कॉन्सुलेट के अंदर जब बुलाया गया तो उनको फिर केमिकल्स के जरिए उनकी बॉडी को पिघला दिया गया। दीज वर द रिपोर्ट्स दैट केम लेटर ऑन। एनी हाउ ये उसकी वजह से अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब हो गए। अभी की पोजीशन ये है कि जब ये यूक्रेन की वॉर हुई तो अमेरिका को इस चीज की समझ लगी कि सऊदी अरब से भी ताल्लुकात जरूरी हैं, और बहुत हद तक इस बात की क्लैरिटी भी है। अगर आपको याद हो कि सऊदी अरब ने आज से कुछ 1.5-2 साल पहले, साल एक पहले आई थिंक, उस जो फॉर्मर इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू थे उनको होस्ट किया था न्योम सिटी, जो कि जो सऊदी अरब नया अपना एक शहर बना रहा है दुबई की तर्ज पे, एक जदीद तरीन शहर बना रहा है जहाँ पे एंटरटेनमेंट भी होगी, अय्याशी भी होगी, क्योंकि वो सऊदीज ये समझते हैं सारी अय्याशी तो दुबई वाले ले गए या कतर वाले ले गए, और हम जो हैं वो सारा टाइम ये लेवल्ड हैं कि जनाब हम तो सिर्फ इस्लामिक स्टेट हैं, तो हमें इससे थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, हमें एक नया एंगल भी दुनिया को देना पड़ेगा। खैर एनी हो, तो अमेरिका और बाकी अरब ममालिक जो है वो पुश कर रहे हैं सऊदी अरब को कि वो एक डिसीजन लें, और उस डिसीजन में वो इसराइल को रिकग्नाइज करें। इसमें जारी बात है पाकिस्तान पे भी एक प्रेशर था, पाकिस्तान के साथ भी बात की गई स्टेट लेवल पे। जारी बात है पाकिस्तान के अपने इश्यूज हैं, हमारे सोशो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, रिलीजियस इश्यूज हैं, पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, और पिछले 75 साल से जो एक बयानिया डेवलप किया जा रहा है कि भाई इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करना, नहीं करना, और आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है। बल्कि रिसेंटली कुछ पाकिस्तानी अमेरिकन जो थे उन्होंने इसराइल का दौरा किया, तो एक तो पीटीवी में काम करता था, पाकिस्तान की स्टेट टीवी में उनकी छुट्टी कर दी गई, बाकियों को जारी बात है वो अमेरिकन थे, कुछ हुकूमत कह नहीं सकती, लेकिन पाकिस्तान में शोर मचना शुरू हो गया क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी पाकिस्तान में पीटीआई, ये तहरीक इंसाफ, उन्होंने कहा जी देखो ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान का सौदा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। खैर एनी हो, बाद में पता चला कि इमरान खान साहब ने ही एक वाहद पाकिस्तानी यहूदी को फैसिलिटेट किया कि वो इसराइल जाएं। एनी हाउ, कमिंग बैक टू दिस I2U2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरब को भी मेन स्ट्रीम किया जा रहा है कि वो इसराइल को रिकग्नाइज करे, और किसी न किस्म की कोई ना कोई एक सेटलमेंट इसराइल और फलस्तीन के मसले के ऊपर आएगी। और दूसरा ये है कि इधर चाइना फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया को मेन स्ट्रीम किया जा रहा है ग्लोबली, क्वाड में लहदा किया जा रहा है, मिडल ईस्ट में अरब ममालिक में लहदा मेन स्ट्रीम किया जा रहा है, क्योंकि यूएसए समझता है कि इस वक्त एक जो बड़ा प्लेयर है आफ्टर मिडिल ईस्ट में, तो ठीक है मिडिल ईस्ट में ममालिक हैं, लेकिन एक बड़ा जो इस वक्त रीजन का प्लेयर है वो सिर्फ उसको इंडिया को वो इंडियन ओशन से उठा के वो वेस्ट एशिया लेके चले गए हैं। सो आप इमेजिन करें उनको मिडिल ईस्ट तक लेके जा रहे हैं। So how much access they are giving and how much portraying power they are portraying, जिसको आप कह लें कि इंडिया के लिए। सो यहाँ पे आके हमें ये समझ लगती है कि इंडिया तो एक वो इंडिया उसको अमेरिका ग्लोबल स्टेटस दे रहा है कि भाई ये हमारे साथ मिलके ग्लोबली अपने मफादात को प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा, इंडिया की अपनी पर्सनल कैपेसिटी भी इतनी है कि उन्होंने यूएई के साथ $100 बिलियन का मुआहदा कर लिया। अच्छा, ये यूएई ये जो नूपुर शर्मा वाला वाकया हुआ तो उसके ऊपर ये बात चली कि शायद मुस्लिम दुनिया जो है वो शायद इंडिया के ऊपर टफ होगी। मैं भी उस वक्त ये कहता था कि ये मुमकिन नहीं है, बिकॉज देयर आर सो मेनी बिगर डिजाइन। बल्कि यूएई की स्टेटमेंट तो सबसे लेट आई थी ऑन दिस इंसिडेंट, बाकी ममालिक ने स्टेटमेंट दी थी। तो ये जो चीजें हैं इसमें जारी बात है इंडिया को मेन स्ट्रीम किया जा रहा है। इंडिया और रिसेंटली आपको पता है कि जब नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने, आई थिंक इन हिज फर्स्ट टर्म इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने इसराइल का दौरा भी किया था। सो वो इंडियंस कहते हैं जी हम तो फलस्तीन भी जा सकते हैं, हम तो इसराइल भी जा सकते हैं, तो हमने अपने ताल्लुकात सबसे रखे हुए हैं। अब अमेरिका को ये टेंशन है कि भाई इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, यू जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस मार्केट। इंडिया हैज ए ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इंडिया के पास मैन पावर है, इंडिया सप्लाई चेन में हमें मदद दे सकता है। सो दे वांट टू बिल्ड अप इंडिया फॉर बीइंग लाइक एक अपने रीजनल जो ग्लोबल अलायंस है उसके लिए। और इसीलिए जैसे क्वाड बना, या सुनने में आ रहा है कि उनको G7 में जो है वो लिया जा रहा है, या ये भी बल्कि उनको नरेंद्र मोदी को अगर आपको याद हो लंदन में आई थिंक बुलाया गया था वर्चुअली, आई थिंक ही जॉइंड एंड लेटर ऑन ये भी बातें चल रही है कि सिक्योरिटी काउंसिल में उनको मेंबरशिप दी जाएगी, और पाकिस्तान उसमें बड़ा जरा वो शोर शराबा कर रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान के एक साबिक अम्बेसडर साहब है मोहम्मद बासत, उन्होंने आई थिंक इल्जाम लगाया कि इमरान खान जब बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका गए तो वहां पे ये बात हुई और पाकिस्तान को कहा गया कि हम आपकी थोड़ी बहुत मदद करेंगे फाइनेंशियली, तो आपने क्या करना है कि इंडिया को जब हम सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट देंगे तो आपने शोर नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना।
تو اس میں ظاہر بات ہے حکومت تو اتنا اس کے پاس پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں نہ کر سکے، بلکہ ریٹرن میں پاکستان کو یہ فیور ملے گی کہ ہمیں NSG کی ممبرشپ مل جائے گی، اور پاکستان کو نیوکلیئر جو جسے کہتے ہیں نا ایک ویریفائڈ قسم کا یا ڈی جیورے نیوکلیئر اسٹیٹ جو ہے وہ قرار دے دیا جائے گا. سو دس از سم تھنگ وٹ دی دیر از اے پروبیبلٹی آف دیٹ. یہ کانسپریسی تھیری باسط صاحب نے سنا لانچ کی تھی، لیکن آئی تھنک اس پہ کوئی یہ پلازیبل آرگومنٹ نہیں تھا. بٹ اینی ہاؤ اب یہ جو I2U2 ہے، اس میں آپ دیکھ لیں انڈیا کے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، انڈیا کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، انڈیا کے UAE کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. انڈیا مسلم ورلڈ میں بھی اپنے آپ کو لے گیا ہے، اور جیسے میں کل آپ کو ایک انسرکلمنٹ کی پالیسی سمجھائی تھی کہ بیسیکلی تو یہ اٹس آل اباؤٹ، جسے آپ کہہ لیں کہ وہ ہے جسے کہتے ہیں کہ ملٹری ٹرم ہے، لیکن اس کو پولیٹیکل سینس میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پولیٹیکل سینس میں سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ بھائی اگر ہم نے اس کو نہ دیکھا یا غور نہ کیا اس کے اوپر، تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ بھائی انڈیا جو ہے وہ OIC UAE سعودی عرب دنیا کے ہر مسلم ملک کے ساتھ قریب ہے، اور انڈینز آر ڈوئنگ دس ڈیلیبریٹلی بیکاز دے نو کہ وہ جو پاکستان کا انفلوئنس ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. بیکاز پاکستان جب بھی مڈل ایسٹ میں جائے گا یا تو کہے گا جی ہماری لیبر کو ویزے دیں، یا کہے گا جی وہ ہمارے کشمیر کے مسئلے کو کریں، یا کہے گا ہمیں ڈیفرڈ پہ پیمنٹ دیں، یا کہے گا کہ وہ کیونکہ پاکستان نے تو سمپلی کہہ دیا تھا کہ ہم سعودی عرب یا کسی ملک کی وہ جو ملٹری وارفیئر ہے اس میں ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. سو وہ مڈل ایسٹ نے ہم سے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. ہاں وہ ایک پرانے ہسٹوریکل تعلقات ہیں، اور کیونکہ پاکستان فائنینشلی بڑا ڈیپینڈنٹ ہے دنیا کے اوپر، گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے اوپر اور باقی جگہوں پہ، تو ہماری وہ ساری کی ساری جو سچویشن ہے وہ بڑی آکورڈ قسم کی ہے. ادھر جو باقی جتنے بھی موراکو ہو، بحرین ہو، باقی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ مین اسٹریم کر چکے ہیں. جو کیا نام ہے ان کا، امریکنز اینڈ اماراتیز جو ہیں، اماراتیز جو ہیں وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں عرب ورلڈ کو یا مسلم ورلڈ کو. Emiratis do not care about the Muslim world and they do not care about the Arab world as well, because ان کو پتا ہے کہ ہم اتنے انڈیپینڈنٹ ہیں، اکنامکلی وائبل ہیں، اسٹریٹجیکلی ویل پلیسڈ ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا کام کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یا پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے OIC کی. اور نہ ہی وہ سمجھتے ہیں کہ OIC کو اتنا، آپ ظاہری بات ہے وائبل پلیٹ فارم رہ گیا کہ اس پلیٹ فارم کے لیے ہم جو ہے وہ اپنے اسٹریٹجک ڈیزائن جو ہے وہ ان کو انڈرمائن کریں. کیونکہ وہ جیسے انہوں نے مارس پہ آپ کو پتا ہے اپنا مشن بھیجا، تو وہ ظاہری بات ہے UAE نیکسٹ لیول پہ سوچ رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ UAE نے ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کو بھی سنب کر دیا تھا جب F-35 ان کو پلان نہیں ملے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی ہم ٹھیک ہے ہم فرانس سے رافیل لے لیں گے. اور فرینچ پریزیڈنٹ جو وہ آئے تھے، بلکہ فرینچ پریزیڈنٹ ریسنٹلی جب یہ محمد بن زائد کے سے پہلے جو صدر تھے ان کی وفات پہ بھی for one day trip he came. That's how they give value to this the bilateral trade and the bilateral relation between the UAE. اور UAE کا پرسنل انفلوئنس بھی بہت زیادہ ہے. سو UAE is considered as a parallel to Saudi Arabia. اور اگلے آپ کچھ سالوں میں دیکھیے گا Saudi Arabia will not be in a position to keep itself a more dominant country in the Muslim world. تو UAE replace کر لے گا because UAE is more progressive, more moderate ہے. انہوں نے they are accommodative, pluralist ہیں. they are letting کہ وہاں پہ چرچ بھی بنائیں، وہاں پہ مندر بھی بنائیں، وہاں گردوارے بھی بنائیں، وہاں مسجدیں بھی بنائیں، سب کچھ کریں اور سب کچھ کریں. لیکن یہ they are opening up. Saudis بھی کر رہے ہیں but that's too little, too late and it's very difficult for them to get all that. اب اس I2U2 میں ظاہری بات ہے جو ہے وہ پاکستان، اگر آپ کسی بھی بڑے فریم ورک پہ دیکھیں it doesn't stand anywhere. ہم G77 میں ہیں جہاں پہ ایتھوپیا بھی ہوگا، شاید صومالیہ بھی ہوگا اور بھی ملک ہوں گے. یہ جو کلوز گروپ جو انسٹیٹیوشنل فریم ورک ڈیولپ کر رہا ہے امریکہ، اس میں ہم کہیں نہیں فال کرتے بیکاز ہم امریکہ سے نکل کے ہم چائنیز بلاک میں چلے گئے ہیں. اور ریسنٹلی جو پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ کا جو وزٹ تھا چائنا کا، دیٹ از بیسیکلی اے کلیئر انڈیکیشن فرام پاکستان بیکاز پاکستان کو امریکہ نے منع کر دیا they are not going to give us weapons. Indians have their own pressure on the countries which give weapons to India کہ آپ نے پاکستان کو نہیں دینا. سو ٹیکنیکلی پاکستان انڈرسٹینڈ کہ ہماری جو نیڈز ہیں وہ چائنا نے فل کرنی ہے. سو پاکستان کی جو ملٹری پوسچرنگ ہے وہ اب ٹورڈز چائنا ہے، لیکن پاکستان یہ ساری ٹرانسفارمیشن سائلنٹ رہ کے کرے گا.
कोई क्लियर आउटलाइन हम नहीं देंगे कि जी हाँ हम चाइना के साथ हैं या हम अमेरिका के साथ हैं। हम कंसर्न शो करते रहेंगे, लेकिन हम लोग चाइनीज ब्लॉक में जा चुके हैं और हमें इस चीज का पता है कि ना तो हमें अमेरिका ने किसी ब्लॉक में बिठाना है, ना उनको अब आइंदा हमारी जरूरत है, ना अफगानिस्तान जैसी ना कोल्ड वॉर होनी है और ना वॉर अगेंस्ट टेररिज्म होनी है। अब तो अगर होनी हो तो पाकिस्तान बिल की दुनिया को जरूरत पड़ेगी और फिर वो जो हमारी सिक्योरिटी नीड्स हैं वो तब जरूरत पड़ सकती है, और मुझे नहीं लगता उन सिक्योरिटी नीड्स में समवेयर वी फुलफिल। वो जो एक गन था बैक इन 80s 90s में बना था, उस गन को वो ऑलमोस्ट वो पंजाबी कहते ने अद्धा पचद्धा साफ करके टुर गए, ठीक है, तो बाकी साढ़े तो छट गए। वो जो जनब बाजवा ने थोड़े दिन पहले इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में कहा था कि ये जो मग आपने फिल गन डाला हुआ हम अभी भी इसको फिल कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये चीजें हैं जो हमें देखनी है कि इंडिया इज वेल प्लेस्ड विद द मुस्लिम वर्ल्ड, विद द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड इन द मिडिल ईस्ट एज वेल, एंड दैट इज गेनिंग, सो इंडिया को वो पूरी दुनिया में जो है वो लेके जा रहे हैं। अगर वो इंडो पैसिफिक में उसको लेके जा रहे हैं तो फिर कौन पीछे रह जाता है? एक तरफ अफ्रीका है जहां पे मेडागास्कर में नीचे वो अपनी मिलिट्री बेसिस बना रहे हैं, इंडियन ओशन में दे आर प्रेजेंट देमसेल्फ, एशिया पैसिफिक के साथ उन्होंने अपने अलायंसेस बनाए हैं, ऑस्ट्रेलिया तक तो नीचे वो चल रहा है। और तो ये आप इमेजिन कर लें कि वेयर डज इंडिया स्टैंड इन कमिंग ईयर्स। और ये जो I2U2 समिट है इसके तो भी ये जो जुलाई में पता चलेगा इससे आउटकम क्या निकलता है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट टू वॉच एंड मॉनिटर, एंड आई विल कीप अपडेटिंग यू what I learned from this. Thank you very much.